नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि 5 अगस्त है और 5 अगस्त को जो न्यूज है आपके सामने द हिंदू, और इसमें क्या पढ़ना है फिर से हम इस पर चर्चा करेंगे। और आज जो आपको सबसे पहले देखना है वो है चाइना होल्ड्स मिलिट्री ड्रिल्स, है ना। ये देखना है आपको, चाइना होल्ड्स मिलिट्री ड्रिल्स फ्री फायर मिसाइल्स नियर ताइवान। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो नैन्सी पेलोसी आई है वो जो है वो मतलब किस तरीके का प्रभाव डाली है इस पे। उसके बाद हमें ये देखना है कि भारत की वन चीन पॉलिसी, एक चीन नीति या वन चाइना पॉलिसी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, भारत कब से इस पर अमल कर रहा है, क्या पूरा विश्व वन चाइना पॉलिसी पे बात करता है ना। इस प्रकार से ये चीज़ें हमें ये देखनी है, ठीक है। साथ ही साथ ये देखना है कि यदि चीन और ताइवान या यूं कहें चीन और अमेरिका के बीच में टेंशन होता है तो किस प्रकार की दिक्कतें आ सकती है पूरे विश्व को। अभी हमने देखा है कि रसिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं पर यदि ताइवान, अमेरिका और चीन, है ना, इनके बीच में ऐसा होता है तो किस तरीके से, चूँकि यूक्रेन सीधा सीधा नहीं जुड़ा था विश्व समुदाय से, या इस तरीके के तो उन अनाज की सप्लाई भले थी और तेल की सप्लाई भले थी, पर यदि ताइवान में कुछ होता है तो सीधे सीधे चिप पे असर पड़ेगा, जो सेमीकंडक्टर उस पर असर पड़ेगा, जो विश्व का सबसे बड़ा निर्माता है। यदि वो दिक्कत करता है तो फिर पूरे विश्व में उत्पादन, मतलब कार, मोबाइल, टीवी, चाहे जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक देख रहे हो आप, या कोई भी ऐसी वस्तु जिन पे चिप लगती हो या सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता हो, वो उसका व्यापार खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि उसके बिना आपने देखा होगा कोरोना काल में कंपनियां कार बना ही नहीं पा रही थी। इस तरीके से बहुत कंप्यूटर नहीं बन पाएंगे, मोबाइल नहीं बन पाएंगे, लैपटॉप नहीं बन पाएंगे, है ना। तो पूरे विश्व के कारोबार पे या पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे अच्छा खासा असर पड़ सकता है और एक तरीके से लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है फिर से, है ना। तो ये देखना है आपको। इसके बाद है केरला स्टीयर्स एट रिपीट ऑफ 2018 फ्लड एज रेन फ्यूरी कंटिन्यूज, है ना। आप ये देख 2018 की तरह जो केरल में बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा पानी आया है, तमिलनाडु से उस पर बहुत ज़्यादा छोड़ा गया है। और तो ये इसके लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने देखा है कि जलवायु परिवर्तन अब दिखने लगा है, सीधा सीधा दिखने लगा है, अब कोई सपना नहीं रह गया या कोई आशंका नहीं रह गई है, अब सीधे सीधे दिखने लगी है। तो किस तरीके से इस पे बचाव किया जाए। जैसे बाढ़ तो हो ही गया, आप बाढ़ देख रहे हो, सूखे की बात कर रहे हैं, फसल चक्र, जो फसल क्रॉप पैटर्न होता है उस पर असर पड़ेगा, लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, बादल फटने की घटना बहुत जा रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इनको आपको एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी चीज़ें जो चक्रवात आ रहे हैं इनसे उत्पन्न हो रही है क्लाइमेट चेंज से, और क्लाइमेट चेंज से जो उत्पन्न हो रही हैं चीज़ें, क्या वो हमारे बस में अब रोकने लायक हैं या नहीं हैं। यदि रोकने लायक नहीं है तो इसका क्या उपाय हो सकता है या किस प्रकार से समाधान हम कर सकते हैं, इसके बारे में देखना है। तो आपको पहले क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है कौन कौन सी आपदाएं हैं, और उसके बाद आपको इसके समाधान की बात करनी है। फिर देन ये करना है कि कौन कौन सी एजेंसियां हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नेशनल लेवल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वाली, और स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर। तो एसडीआरएफ, रैपिड फोर्स, और एनडीआरएफ, दोनों के बारे में देखना है कि क्या करती हैं, वो किस तरीके से सहायता कर सकती हैं। आपदा प्रबंधन में आपको देखना है आपदा के पूर्व, आपदा के मध्य और आपदा के बाद किस प्रकार से हम सहायता प्रदान कर सकते हैं। आपदा के पूर्व क्या करना चाहिए, आपदा के मध्य में क्या करना चाहिए, और आपदा के बाद में क्या करना चाहिए। देखिए आईएएस यूपीएससी परीक्षा इसकी डिमांड करती है कि आपको इतना सोचना तो आना चाहिए कि आपदा के पहले हम क्या क्या कर सकते हैं, आपदा के बीच में क्या क्या कर सकते हैं, और आपदा के बाद में क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये दूसरा हमारा हो गया। इसके बाद जो तीसरा है वो पेज नंबर 10 पे है ना, पेज नंबर 10 क्योंकि कुछ था नहीं मामला, तो पेज नंबर 10 पे है डाइलिंग राइट, है ना, ये है डाइलिंग राइट। तो गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट द एक्सचेकर एंड द पब्लिक बेनिफिट फ्रॉम स्पेक्ट्रम सेल, है ना। स्पेक्ट्रम जो सेल किया जा रहा है 5G का, आपने देखा होगा, तो उसको जो है मतलब एक तरीके से सही हो और आम लोगों के हित में हो, इसी के बारे में बात की गई है, तो इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है पेज नंबर 11 में है, इज़ द डिक्लाइनिंग रूपी ए क्राइसिस
और एन अपॉर्चुनिटी। रुपए का मूल्य गिर रहा है तो ये क्राइसिस है या अपॉर्चुनिटी है ना, ये आपदा है या एक आर्थिक मंदी की तरफ ले जाएगी या एक अवसर है। तो इसे किस प्रकार से देखेंगे, ये दो लोगों ने इसमें डिटेल बात करी है, इंद्रनील पेन है और जीको दासगुप्ता है। तो इनको दोनों को आप पढ़िए, दोनों के तर्क पढ़िए और इससे क्या होगा कि आप एक बेहतर समझ बना पाएंगे इसमें, है ना। इसके बाद द कोल माइनिंग प्रोटेस्ट इन द हसदेव अरण्य रीजन, है ना, हसदेव अरण्य रीजन में द कोल माइनिंग प्रोटेस्ट हो रहा है। तो हसदेव अरण्य रीजन कहाँ पे है ये देखना है आपको। उसके बाद क्यों मतलब इसके विरोध में हो रहा है, क्या इसके पीछे जो एनजीओ हैं या मतलब सोशल ग्रुप्स हैं, है ना, जैसे एफसीआरए के बारे में अभी लगाया जा रहा है कि इनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है और ये जो विकास संबंधी योजनाएं होती हैं उनका विरोध करने को उकसाती हैं, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखना है, बहुत ध्यान से देखना है कि क्या इसमें सच में इस तरीके के ग्रुप हैं शामिल या रियल में ये वास्तव में इसका विरोध किया जाना चाहिए या इसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है लास्ट हम लोगों ने लिया वो है जो पेज नंबर 18 पे है, पर 18 पे है कि जो जीएसटी इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन ड्राइविंग 8% ऑफ जीएसटी रेवेन्यू राइज, है ना, 8% ऑफ जीएसटी रेवेन्यू राइज हो रहा है। एसबीआई रिसर्च सी करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडनिंग 3.7 ऑफ जीएसटी पैक्स स्टेट इन डेफिसिट 8.5% बाय दिस, है ना। तो आपको ये देखना है हाई इन्फ्लेशन इज ड्राइविंग अबाउट 8% ऑफ द करंट सर्च इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब जो इन्फ्लेशन है वो 8% ज़्यादा रेवेन्यू राइज किया है, बढ़ाया है ना। जो इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगा हो रहा है, उससे क्या हुआ, 8% ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो इससे आप देखना है कि क्या बढ़ गया है तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा। रेवेन्यू, जीएसटी रेवेन्यू बढ़ गया है तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा, क्या डायरेक्टली वेलफेयर स्टेट के रूप में भारत काम कर रहा है या इसका कोई और वो ले जाएगा, मतलब कहीं और चला जाएगा। जैसे आपने सुना होगा अडानी अंबानी, उनको लोन दे दिया जाएगा। इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।